नमस्कार एंड वेलकम टू सिविल स्टडी एक्सप्लेनर। आज बात करेंगे क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी की। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। आप जान रहे हैं सुबह से हम लोग यूट्यूब सिविल स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर अलग अलग प्रोग्राम्स आपके लिए लेकर आते हैं। शुरू में सुबह सुबह हम लेकर आते हैं एक ऐसा प्रोग्राम जो ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में होता है, जिसमें आप एक बर्निंग इशू के बारे में समझ पाते हैं, सुन पाते हैं, देख पाते हैं। जैसे आज बात हुई पार्लियामेंट्री सेशंस की। पार्लियामेंट का सेशन आज से स्टार्ट हुआ है, तो उस पर हमने उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में हमने आपको बताया। कल ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कोरोना का आया है उसके बारे में हमने बताया था। इसके बाद आपने ओपेड्स देखे कि जरूरी जितने भी ओपेड्स हैं अलग अलग अखबारों के, सिद्धार्थ सर के साथ आपने उसको देखा। फिर आपने करंट अफेयर्स, आद्या मैम के साथ करंट अफेयर्स के सेशंस देखे। और अब ये एक्सप्लेनर है जिसमें किसी एक विषय पर सिलसिलेवार तरीके से और बहुत विस्तार से बात होती है। इसके बाद आप देखेंगे डेली एमसीक्यू का एक प्रोग्राम, और बीच बीच में अब आते रहेंगे छोटे छोटे शॉर्ट्स भी, जिसमें आपको स्कीम्स, प्लेसेस, पर्सन इन न्यूज, ये सब आपको पता लगेगा। और वो होंगे 60 सेकंड से भी कम में। केवल इतना कि आपको जानकारी मिल जाए, आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए वनडे एग्जामिनेशन और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों न्यूज में था। तो एमसीए यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क एक पब्लिश किया इंसॉल्वेंसी और क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी पे, जो कि बेस्ड है यूएन सिट्रल यानी यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ मॉडल पर आधारित। और ये आएगा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के तहत। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016, मैं इस पे आगे बात करूंगा। और अभी क्या है कि ये जो प्रपोज कर रहा है नया फ्रेमवर्क, ये एप्लीकेबल होगा कॉर्पोरेट डेटर्स और उनके पर्सनल गारंटर्स पर भी। डेटर्स मतलब मैंने ऋण लिया, मैंने लोन लिया, अब मैं नहीं चुका सकता, तो मैंने एक पर्सनल गारंटर जो मेरा होगा, आप उससे लेंगे, है ना। लेकिन पर्सनल गारंटर को भी अब ये शामिल कर रहा है एक एंटिटी मान के, कि अब दोनों को ही इसमें लिया जाएगा। अब आईबीसी के बारे में जब मैं बात कर रहा था, आईबीसी क्या है? आईबीसी एक तरीके से इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो है, वो कॉर्पोरेट पर्सन, पार्टनरशिप फर्म्स और इंडिविजुअल्स, उनको टाइम बाउंड मैनर में किस तरीके से उनके असेट की वैल्यू का मैक्सिमाइजेशन हो सके, उसमें वो सहायता करती है। कि ये एक कंपनी कोई दिवालिया होने के कगार पर है, किस तरीके से उसमें कौन कौन से कानून शामिल होंगे, उन सभी को एक ही कोड में लाकर रखा गया है। और उसी कोड के तहत उन पर कार्यवाही होती है। उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, कि इंसॉल्वेंट कौन होगा, बैंक्रप्ट कौन होगा, उनके क्या क्या नियम है, क्या क्या नहीं, क्या क्या कानून है, वो सब एक संहिता, एक कोड के तहत इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में ला के रखा गया है। तो वो एक तरीके रेजोल्यूशन है इन इन तमाम फर्म्स का, इंडिविजुअल कॉर्पोरेट फर्म्स का, पार्टनरशिप फर्म्स का और इंडिविजुअल्स का। अब इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी में अंतर क्या होता है, ये समझिए। इंसॉल्वेंसी एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर मैं अपना बकाया, मैं अपना ऋण नहीं चुका पा रहा हूं, मैं अपना लोन नहीं दे पा रहा हूं। वो इंडिविजुअल भी हो सकता है और कोई कंपनी भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं। बैंकरप्ट कौन होता है? बैंकरप्सी और कुछ नहीं, एक तरीके से लीगल ठप्पा है। कोर्ट डिक्लेयर करता है, लीगल डिक्लेरेशन होता है कि भाई अब ये आदमी अपना लोन नहीं चुका पाएगा, ऋण नहीं दे पाएगा। इसको बोलते हैं, जब लीगैलिटी आ गई, लीगली आपको पता लग गया, कोर्ट से डिक्लेयर हो गया, तो आप हो गए दिवालिया, बैंकरप्ट। उससे पहले आप थे इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी। तो ये होता है दोनों में अंतर। अब आगे बढ़ते हैं, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी पर देख लेते हैं। क्रॉस बॉर्डर का मतलब क्या होता है कि सीमा पार, इसीलिए इसको हम सीमा पार दिवालियापन कानून फ्रेमवर्क भी हम लोग इसे कहते हैं हिंदी में। लेकिन क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी क्यों, क्या अब तक हमारे पास नहीं थी? तो इसका आगे आपको आंसर इसमें मिलेगा। देखिए, ये क्या है ना, विदेशों में जिन्होंने आपसे ऋण लिया है, लोन लिया है, आप अपने आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में अभी तक उनके खिलाफ दावा नहीं कर सकते थे उनकी जमीन पे जाके, कि वो फला कंपनी दिवाला हो गई है, हम कैसे अपना बकाया वापस लें, है ना। तो उसको लाने के लिए, उसे इस दायरे में लाने के लिए क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को लाया गया है। तो ये एक तरीके का डिस्ट्रेस कंपनी विद असेट एंड लायबिलिटी अक्रॉस मल्टीपल जुरिस्डिक्शन। भाई यहाँ का भी कानून लागू, वहां का भी लागू, वहां का भी लागू। अब 3-4 जगह का कानून अगर लागू है, 2 जगह का कानून अगर लागू है, तो किस तरीके से आप अपना पैसा निकलवा पाएंगे, है ना। तो उसके लिए आपको क्रॉस बॉर्डर तो जाना पड़ेगा। अब क्रॉस बॉर्डर के लिए वहां के कानून और हमारे कानून में अंतर है। दोनों अपने अपने डोमेस्टिक फर्म्स को के लिए बनाए गए कानून है। तो वहां पर आप किस तरीके से उनकी सहायता करेंगे? तो इसके लिए अब तक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में
हमारे यहाँ ये था कि कोई भी, मैं अगली स्लाइड आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, कोई भी फॉरेन क्रेडिटर जो था, यानी मैंने विदेश से ऋण लिया, उसने मुझे क्रेडिट दिया, वो आकर डोमेस्टिक कंपनी के खिलाफ क्लेम कर सकता है। लेकिन अब तक आईबीसी अपने डोमेस्टिक कंपनीज को विदेशों में जाकर क्लेम करने के लिए, यानी मैं यहाँ की कंपनी हूँ इंडिया की, और मैंने बाहर मान लीजिए अमेरिकन कंपनी को ऋण दिया है, तो मैं इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स दूसरी कंट्री में जाके नहीं कर पाता। यानी मैं देनदार अपने लेनदार के पास नहीं जा सकता अगर वो विदेश में है तो ये है आईबीसी में अब तक था। लेकिन विदेशी कोई देनदार मुझसे आके पैसा मांग सकता है, क्लेम कर सकता है। तो दोनों बराबर ही के तराजू में आ जाएं, इसलिए क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का ये शामिल किया गया और इसे आईबीसी के तहत लाने की तैयारी चल रही है। तो ये देखिए, ब्रॉडली द क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस पर्टेन टू दोज डेटर्स हैविंग असेट्स एंड क्रेडिटर्स ओवरसीज, है ना। ऐसे डेटर्स जिनका असेट और क्रेडिटर्स ओवरसीज हैं, उनके लिए ये कानून है। अ फ्रेमवर्क फॉर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अलाउ कि लोकेशन अलग अलग उस कंपनी की क्या है, फॉरेन असेट क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रेडिटर क्या है, एंड द क्लेम्स establish payment towards claims as well as a process for coordination between courts and different countries। यानी कि पूरा सहयोगात्मक होगा, आपके कोर्ट्स भी शामिल होंगे, वो एक दूसरे को सहयोग करेंगे, आपका इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट रोबस्ट होगा जो डील करेगा क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी पर, जुरिस्डिक्शन आपके एक दूसरे को सहयोग करेंगे। यूएन सिट्रल मॉडल लॉ वो क्या है हम आगे देखते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो एक तरीके से दोनों को सहयोगात्मक स्तर पर लाने के लिए ये आया गया है कि अगर विदेश में कोई लेनदार या देनदार है तो उससे भी आप डील कर सकते हैं। तो मैंने आपको करंट स्टेटस आईबीसी का बता दिया, आप सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या। अब तक बातों से समझ में आ गया होगा कि सिग्निफिकेंस क्या है, कि इसमें एक और चैप्टर जुड़ेगा इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में, जिसमें क्रॉस बॉर्डर शामिल होगा। ये बहुत बड़ा स्टेप होगा कानून के लेवल पर जाके, क्योंकि आपकी जो जुरिस्डिक्शन पावर है वो बढ़ जाएंगी वहां पर जाके। बढ़ एज इन की आपके हाथ अब तक जो दो थे केवल अपने ही देश में थे, अब वो दूसरे देशों के साथ मिलकर जब वो चेन बनती है तो ज्यादा मजबूत होती है। तो जितने भागने वाले लोग होते हैं वो भाग नहीं पाते हैं, है ना। तो इस तरीके से जब कानून के हाथ और लंबे अब हो जाएंगे इसके बाद, इट वुड अनेबल इंडियन फर्म्स टू claim their dues from foreign companies while allow foreign creditors to recover loan from Indian companies। वही बात कि आप इंडियन फर्म को बाहर विदेशी कंपनी में क्लेम कर सकते हैं और विदेशी क्रेडिटर्स अपने लोन को रिकवर कर सकते हैं इंडियन कंपनीज में, है ना। इट विल हैव फॉरेन ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक्स टू रिकवर देयर ड्यूज इन इंडिया। अब इंडिया से अपने ड्यूज आप ले सकते हैं, फॉरेन ब्रांच आपके इंडियन बैंक्स की जो बाहर थी अपने ड्यूज यहाँ से रिकवर कर सकती हैं। साथ के साथ इट विल ऑल्सो ब्रिंग ओवरसीज असेट ऑफ डोमेस्टिक कॉर्पोरेट डेटर्स। अब मेरा कोई डोमेस्टिक कॉर्पोरेट डेटर है ना, उसका ओवरसीज असेट है, अब वो उसके जो विदेशी संपत्ति है उसको यहाँ लेकर आएगा, और जो उसके स्ट्रेस असेट है उसमें होने वाली डिलेज में अब कम समय लगेगा, क्योंकि उसकी विदेशी संपत्ति अब यहाँ पर आएगी। तो ये कुल मिला के ये था। अब COMI एक वर्ड यहाँ पर आपने देखा होगा, COMI शायद यहाँ पे नहीं, सेंटर फॉर इसको बोलते हैं, यहाँ मैं लिखना भूल गया, ये है कि सेंटर ऑफ मैन इंटरेस्ट। अब ये सेंटर ऑफ मैन इंटरेस्ट क्या है, किसी भी कंपनी के लिए सेंटर ऑफ मैन इंटरेस्ट वो ऐसे डिटरमाइन होता है जहां पर वो कंपनी अपना बिजनेस कंडक्ट कर रही है रेगुलर बेसिस पर, और उसका लोकेशन और रजिस्टर्ड ऑफिस वहां पर है ना। इस आधार पर उसका सेंटर ऑफ मैन इंटरेस्ट देखा जाता है कि वो कहाँ से संचालित होती है और उसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कहाँ पर है। तो दो या दो से अधिक कंपनी जो जो देश होते हैं उनके बीच में ऐसे एक समन्वय स्थापित होता है कि उसका सेंटर ऑफ मैन इंटरेस्ट कहाँ पर है, तो कार्यवाही वहीं पर की जाएगी, है ना। अब बात कर लेते हैं यूएन सिट्रल की। जैसे मैंने कहा था आपसे कि यूएन सिट्रल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये क्या है यूएन सिट्रल, UNCITRL। अब ये एक लीगल बॉडी है, कोर लीगल बॉडी है यूनाइटेड नेशन सिस्टम की, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड फॉर लॉ के लिए काम करती है ना। UNCITRAL एस्टेब्लिश हुई थी 1966 में, और विद रिकॉग्निशन दैट इंटरनेशनल ट्रेड कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स इन एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर
in the promotion of friendly relation and consequently in the maintenance of peace and security. Peace and security की को बढ़ावा देगी, प्रमोशन होगा, फ्रेंडली रिलेशंस बनेंगे, लेकिन कोर में रहेगा क्या? कोर में रहेगा ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, और वो ठीक तरीके से होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए और प्रमोशन होना चाहिए, फ्रेंडली रिलेशंस बनने चाहिए, पीस और सिक्योरिटी बनी रहनी चाहिए। इन चीज़ों से समझौता नहीं किया जाएगा। याद रहे कि जब से इसका उद्भव हुआ है 1966 से, जब से ये बनी है, इंडिया उन 8 कंट्रीज़ में है जो शुरुआत से इसके अब तक साथ में है। तो कह सकते हैं कि क्या इसका स्थापक सदस्य है? तो हाँ है। कि इंसेप्शन के टाइम पे इंडिया इसके साथ था? बिल्कुल था। तो यूएनसीआईटीआरएएल में इंडिया उन 8 देशों में शामिल है जो इंसेप्शन से इसके साथ में है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये पूरा फ्रेमवर्क है जो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के लिए काम करता है। याद रखिएगा इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी में क्या अंतर होता है, मैंने आपको बताया। फिर हमने इसके बारे में बात की कि इसमें क्रॉस बॉर्डर किस तरीके से शामिल होगा, विदेशी लेनदार से या देनदार से किस तरीके से आप डील कर सकते हैं, वो इसमें शामिल होगा। और रोबस्ट इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स कैसे होंगे, किस तरीके से 2 देशों के जुरिसडिक्शन एक दूसरे की हेल्प करेंगे, और आईबीसी में का करंट स्टेटस में अभी क्या-क्या है? क्या आईबीसी के करंट स्टेटस में फॉरेन क्रेडिटर्स अभी डोमेस्टिक कंपनी के साथ क्लेम कर सकता है? कर सकता है तो हाँ, और क्या डोमेस्टिक कंपनी फॉरेन कंपनी के खिलाफ क्लेम कर सकती है? तो आंसर है ना। तो इसलिए उसको इसके दायरे में हम लोग अब फिलहाल लेकर आ रहे हैं। द आईपीसी currently does not allow for automatic recognition of any insolvency proceedings in other countries। तो अब इसके बाद वो ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन हो जाएगा। अभी तक ऑटोमेटिक नहीं था, आपको बात करके वहां पर जाना पड़ता था। सिग्निफिकेंस हम लोगों ने इसका देख लिया। तो इस तरीके से ये हुआ आज का एक्सप्लेनर, जो कि आधारित था क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी पर। पेपर 3 के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको मोटा-मोटा जानकारी मिल गई होगी। तो इस पर अगर क्वेश्चन आता है तो 150 वर्ड्स या 200 वर्ड्स लिखे जा सकते हैं। अगर अब तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सिविल सर्जरी का, तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना ना भूलें। इजाजत दीजिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।